दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे महान क्रांतिकारी नेता जो स्वतंत्रता सेनानी और एक समाज सुधारक के साथ एक विचारक भी थे। साथियों, आजकल जो हम ये हिंदुत्व का नाम सुन रहे हैं, ये इन्हीं की देन है। जब भी हम कहीं हिंदुत्व का नाम सुन रहे हों तो हमारे दिमाग में स्वतः ही इस नेता का नाम आ जाना चाहिए, क्योंकि एकमात्र यही वो पहले नेता थे जिनको हिंदुत्व या फिर हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा विकसित करने का श्रेय जाता है। दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन काल में एक वकील से लेकर राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक आदि की भूमिकाएं निभाई थी। इन्होंने भारत को एक हिंदू राष्ट्र की पहचान दिलाने, जो ये अखंड भारत के लिए हिंदुत्व का शब्द है ना, आधार रखा था। और दोस्तों, इनकी इसी विचारधारा के कारण आज़ादी के आज इतने सालों बाद भी सरकारों ने उन्हें वह महत्व नहीं दिया जिसके वे वास्तविक हकदार थे। देखिए जनाब, हमारे देश में जब भी इलेक्शन का दौर आता है तो ऐसे नेताओं पर स्वतः ही राजनीति होना शुरू हो जाता है, और इस राजनीति को इतना खींचा जाता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सोच और उनके काम पर एक सवालिया निशान खड़ा कर देती है। चाहे वो नेताजी महात्मा गांधी जी हों या पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, वैसे ही हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं उनकी जीवनी पर भी एक सवाल खड़ा करती है। देखिए साथियों, स्वतंत्रता संग्राम में नेताओं के मत अलग अलग हो सकते हैं, उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सभी का मकसद एक ही था, और वह था स्वतंत्रता। फिर चाहे वह किसी भी तरीके से हासिल हो। तभी तो हम स्वतंत्रता सेनानियों में दो प्रकार के नेता पढ़ते हैं, एक गर्म दल और एक नरम दल। तो आइए जानते हैं एक ऐसे ही वीर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले हम हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी द्वारा इनके नाम के मायने सुन लेते हैं, जिनसे हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम इन नेताजी के जीवन से जुड़े हर एक पहलू को जानेंगे। तो देखते हैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के द्वारा एक स्पीच में बोला गया था। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। कविता और क्रांति। देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है, मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान, और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, तो कभी कोई शिकायत नहीं होगी। उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे, मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था।
तो आइए दोस्तों, अब हम इस महान वीर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर। सबसे पहले हम जानेंगे इनका जीवन परिचय और इनके परिवार के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इनके पूरे जीवन काल की और स्वतंत्रता संग्राम में रहे इनके योगदान की। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीर सावरकर जी का जन्म महाराष्ट्र के जिला नासिक के भागूर गांव में 28 मई 1883 को हुआ था। इनकी माताजी का नाम राधाबाई था और इनके पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके 2 भाई 1 बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यमुनाबाई। इनके 2 बेटे थे, जिनमें से प्रभाकर की तो अल्पायु में मृत्यु हो जाती है और इनके दूसरे बेटे का नाम है विश्वास सावरकर और इनकी पुत्री का नाम था प्रभात चिपलूणकर। दोस्तों, अब एक बार हम इनके जीवन काल को महत्वपूर्ण तारीखों के साथ देख लेते हैं कि कौन से सन में इन्होंने क्या किया। फिर हम जानेंगे इनके जीवन काल की जुड़ी हर एक घटना को। दोस्तों, 23 मई 1983 को इनका जन्म होता है और इसके 9 साल बाद हैजे की महामारी फैलती है, जिसमें इनकी माताजी का देहांत हो जाता है जब ये 9 साल के होते हैं। और इसके 7 वर्ष बाद, यानी ये जब 16 साल के होते हैं, तब इनके पिताजी का देहांत हो जाता है 1899 में। तब भी प्लेग की बीमारी थी, महामारी फैल रही थी प्लेग की। अब 16 साल की छोटी सी उम्र में माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है। तो इसके बाद में जो आर्थिक स्थिति का बोझ है, इनका लालन पालन है, वो इनके करते हैं बड़े भाई, जिनका नाम गणेश है। वैसे इनको बाबा राव भी बोला जाता है। वीर सावरकर जी नासिक के शिवाजी हाई स्कूल से मैट्रिक करते हैं और 1901 में इनका जैसे ही मैट्रिक होता है तभी इनका विवाह है यमुनाबाई के साथ हो जाता है और 1902 में पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए करते हैं। दोस्तों, जब ये मैट्रिक कर रहे होते हैं तो इनकी पढ़ाई में रुचि देखकर ही बाबा राव आर्थिक स्थिति खराब होते हुए भी इनको उच्च शिक्षा दिलवाने का फैसला करते हैं। जब ये पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में जाते हैं तो वहीं पर इनके जो अंदर की राष्ट्रभक्ति की जो भावना है ना, वो बाहर दिखाई देने लग जाती है। तो फिर ये सन 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी नाम से एक क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत करते हैं, जो बाद में अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है। फिर 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की ऑफिशियल घोषणा होती है। तो उस घोषणा का विरोध प्रकट करने के लिए ये सबसे पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाते हैं। तो माना जाता है कि बाद में महात्मा गांधी जी ने भी इसी को देखते हुए बाद में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद सन 1907 में ये भारत से लंदन चले जाते हैं और वहाँ जाकर प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती बनाते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले ये सैनिक विद्रोह के नाम से ही जाना जाता था। जब इन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती बनाई, इन्होंने बोला वो एक सैनिक विद्रोह नहीं था, वो एक भारत की स्वतंत्रता के लिए संग्राम था। फिर इसी संग्राम पे आधारित एक पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी जून 1908 में। शायद ये उस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से बहुत प्रभावित थे। सन 1909 में इन्होंने लंदन में वकालत की परीक्षा पास कर ली। बाद में 13 मई 1910 को इन्हें लंदन से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनको गिरफ्तार किस वजह से किया जाता है। उसके बाद 8 जुलाई 1910 को इन्हें लंदन से भारत ले जाया जाता है, लेकिन ये वहाँ रास्ते में भाग निकलते हैं, लेकिन फिर पकड़े भी जाते हैं। 24 दिसंबर 1910 को इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है और उसके बाद में 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। दोस्तों, ये विश्व इतिहास में पहली बार हो रहा था कि किसी व्यक्ति को 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा मिल रही हो। आजीवन कारावास की सज़ा सुनने के करीब 2 महीने बाद 7 अप्रैल 1911 को कालापानी की सज़ा पर सेलुलर जेल भेज दिया जाता है। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक करीब 9 वर्ष 10 माह तक सेलुलर जेल में रहते हैं। सन 1920 में इन्होंने दया याचिका लिखी अंग्रेजों को
और उसके बाद में 1921 में सेलुलर जेल से ये आज़ाद हो गए। सेलुलर जेल में रहते हुए इन्होंने कुल 6 बार दया याचिका लिखी थी। माना जाता है सेलुलर जेल में उन्हीं अपराधियों को भेजा जाता था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत उग्र रूप से विद्रोह कर रहे हों या फिर उनसे इंस्पायर होकर भारतीय अंग्रेज़ों की बगावत पर ना उतर आए। तो ऐसे लोगों को क्या है कि अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल में छोड़ दो। सेलुलर जेल छोड़ने का मतलब यही था कि लोगों से दूर कर दिया जाए जिससे उनका संपर्क ना रहे, और संपर्क ना रहेगा तो कोई इंस्पायर होके उनसे अंग्रेज़ों के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। सेलुलर जेल से आने के बाद ये 3 साल भारतीय जेल में रहते हैं और उसके बाद 1931 में बम्बई में एक पतित पावन नाम से मंदिर की स्थापना करते हैं और ये मंदिर सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खुला था। इसमें किसी जाति का भेदभाव नहीं था। फिर ये 1937 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं और 22 जून 1941 में इनकी भेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस से होती है। 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था और पाकिस्तान नया देश बनने जा रहा था तो इन्होंने इस विभाजन का विरोध किया। इस विभाजन का विरोध ये पहले भी अपने भाषणों में कई बार कर चुके थे। उसके बाद भारत का विभाजन हो जाता है, 2 देश बन जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। फिर 5 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है और इस हत्या में आरोप लगता है कि वीर सावरकर जी का भी हाथ है, तो उसी में इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं होता है और बाद में ये बरी कर दिए जाते हैं। 10 नवंबर 1957 को नई दिल्ली में एक 1857 की क्रांति के लिए एक शताब्दी प्रोग्राम रखा जाता है, तो उस शताब्दी समारोह में ये मुख्य वक्ता के रूप में रहते हैं। उसके बाद 8 अक्टूबर 1949 को उन्हें पुणे विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि से अलंकृत किया। डी लिट की उपाधि एक पीएचडी की उपाधि के बाद की उपाधि होती है। इसे डी लिट यानी डॉक्टर्स ऑफ लिटरेचर बोला जाता है। बाद में 1963 में इनकी पत्नी यमुनाबाई का देहांत हो जाता है और सितंबर 1965 में इन्हें भी तेज बुखार आ जाता है। इससे इनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लग जाता है। 1 फरवरी 1966 को उन्होंने मृत्यु तक उपवास करने का फैसला ले लिया। 26 जनवरी 1966 को बम्बई में भारतीय समयानुसार प्रातः 10 बजे इन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया। तो यह सब था वीर सावरकर जी के बारे में जन्म से लेकर शरीर छोड़ने तक का सफ़र। अब हम जानेंगे इनके जीवन के हर एक पहलू पे, जहां हमें इनके व्यक्तित्व के बारे में पता लगेगा, इनके क्रांतिकारी बनने का, इनके लेखक का, कवि, इन सभी भूमिकाओं के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि क्यों इन पे सवालिया निशान खड़ा है। तो अब शुरू करते हैं इनके वीर क्रांतिकारी बनने का सफ़र। जैसे ही इनकी मैट्रिक होती है, ये आसपास के नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन शुरू कर देते हैं और नवयुवकों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना भरने का काम शुरू कर देते हैं और शीघ्र ही नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ क्रांति की ज्वाला जला दी। उसके बाद फर्ग्यूसन कॉलेज में ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। इसी दौरान उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली भी जला डाली थी। ऐसे ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। तो यहाँ से हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इनके रवैये को देख सकते हैं। काफ़ी समय बाद इसी को देखते हुए मैंने पहले बताया आपको कि महात्मा गांधी जी ने भी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। तो हम देख सकते हैं ये कितने आगे तक की सोच रखते थे। महात्मा गांधी जी तो बाद में किया, ये कितने टाइम पहले कर चुके थे। तो इनकी सोच इसी मामले में काफ़ी नेताओं से अलग थी और काफ़ी आगे भी थी। तो इस पहलू पर हमें ये बाकी नेताओं से अलग दिखते हैं। अब ये एक लेखक भी थे। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में अनेक लेख लिखे जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छपे थे। उसके बाद जब ये लंदन जाकर
प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाते हैं, तो इन्होंने 1857 के संग्राम को प्रमाण सहित सैनिक विद्रोह है नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम बताया, और बताया ही नहीं बल्कि सिद्ध भी किया। उनका कहना था कि हम यह ना सोचें कि 1857 में सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया है, बल्कि वह एक हुंकार थी अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारतीयों में जोश भरने की। और अब कितने वर्ष गुजर गए, हमें उस हुंकार को समझना होगा और अंग्रेजों के खिलाफ वैसा ही बिगुल फिर से फूंकना होगा। दोस्तों, लंदन में एक जगह होती है इंडिया हाउस, तो ये इंडिया हाउस में रहते हैं। पहले मैं थोड़ा आपको इंडिया हाउस के बारे में बता देता हूँ। लंदन में सन 1905 से 1910 के बीच में एक अनलीगल भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन में जो भारतीय छात्र थे उनमें राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करना था। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास में बनाया गया था। वहीं पर इंडिया हाउस में वीर सावरकर भी रहे और भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित किया। वहाँ पर वीर सावरकर जी ने बम बनाने, गुरिल्ला वार जैसी कलाओं का भी प्रशिक्षण दिया। उसी दौरान वीर सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को लिखने के पीछे भी वीर सावरकर जी का यही मुख्य उद्देश्य था कि इस पुस्तक को भारत भेजकर भारतीय युवाओं में फिर से 1857 की क्रांति जैसी ऊर्जा का फिर से संचार कर अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना। दोस्तों, वीर सावरकर ऐसे राष्ट्रभक्त थे कि इनको राष्ट्रवाद के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये सबसे ऊपर राष्ट्रवाद को ही मानते थे। हमेशा यही खोजते रहते थे कि अखंड भारत को स्वतंत्रता कैसे हासिल हो या स्वतंत्रता कैसे दिलाई जा सकती है। तो ये खुद का नहीं सोचकर हमेशा राष्ट्र बस राष्ट्रवाद का ही सोचते थे। इनका मानना था कि बाकी सब बाद में, पहले राष्ट्रवाद। बताते हैं कि वीर सावरकर जी के 4 संकल्पीय सूत्र थे और जिनको वो हमेशा रात में सोने से पहले दोहराते थे, जिनमें हिंदू, हिंदुत्व, हिंदी, हिंदुस्तान, ये 4 सूत्र थे। और यही चारों सूत्र इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। उन्हें हिंदू शब्द से बचपन से लगाव था। उनका मानना था भारतवर्ष का हर देशभक्तवासी मेरी नज़रों में हिंदू है, जो कि भारत को अपनी पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। यानी जो भारत में है और वो भारत का मानता है खुद को और भारत के लिए सब कुछ दांव पे लगा सकता है, मेरी नज़रों में वो हिंदू है। वीर सावरकर सभी धर्मों को मिलाकर एक शब्द हिंदुत्व देते हैं। वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिससे जो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति असफल हो जाए और सब भारतीयों में एकता हो। और इनका तीसरा संकल्पीय सूत्र हिंदी। तो ये हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की पहचान दिलाना चाहते थे। सेलुलर जेल में भी ये हिंदी भाषा का प्रचार करते और लोगों को हिंदी भाषा सिखाते। और चौथा इनका संकल्प सूत्र था अखंड भारत यानी हिंदुस्तान। हिंदुस्तान से इनका अभिप्राय भारतीय उपमहाद्वीप में फैले अखंड भारत से था। आज ये हम हिंदू, हिंदुत्व, हिंदी राष्ट्रभाषा या अखंड भारत की बात करते हैं, तो ये सब इन्हीं की देन है। और इन्होंने ये सोचो उस टाइम इनके जीवन के यही 4 उद्देश्य थे। दोस्तों, बाद में उन्होंने बम्बई में 1931 में पतित पावन मंदिर की स्थापना करवाई, जो सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खुला था, जिसमें दलित सभी आ सकते थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि 13 मई 1910 को लंदन में उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था। जब सावरकर जी इंडिया हाउस में रहते थे, जो कि लंदन में है, उस समय 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा द्वारा विलियम हटकर्जन वाइली की गोली मार हत्या कर दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं मदनलाल ढींगरा के बारे में थोड़ा। मदनलाल ढींगरा पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे।
ये भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम क्रांतिकारी थे। भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को अग्नि में बदलने का श्रेय महान शहीद मदनलाल ढींगरा को ही जाता है। ये पढ़ाई करने लंदन आए हुए थे और इनकी मुलाकात वीर सावरकर जी से हो जाती है। जब करजन वायली की हत्या होती है उसके बाद उन पे लंदन में मुकदमा चलता है और उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। हालांकि वीर सावरकर जी इस फांसी का विरोध भी करते हैं और एक शहीद का जो दर्जा है वो मदनलाल ढींगरा को ये वीर सावरकर ही दिलवाते हैं। जब मदनलाल ढींगरा को लंदन अदालत में फैसला सुनाया जाता है या फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उस वक्त खुले शब्दों में मदनलाल ढींगरा बोलते हैं कि मुझे गर्व है, मैं अपना जीवन समर्पित कर रहा हूँ देश सेवा में। और उसी दौरान इधर भारत में साल 1910 नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन, जिनकी हत्या अभिनव भारत संगठन के एक सदस्य द्वारा कर दी जाती है। यह वही अभिनव भारत सोसाइटी थी जिसकी स्थापना वीर सावरकर जी ने की। अब ये संगठन भी वीर सावरकर जी से जुड़ा हुआ था और वो इंडिया हाउस में रहते थे और इंडिया हाउस में रहने वाले मदनलाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी। तो इन सब को देखकर अंग्रेज़ों को लगता था कि इनमें कहीं ना कहीं वीर सावरकर का हाथ है और अंग्रेज़ों ने इन हत्याओं के पीछे वीर सावरकर जी को दोषी माना और 13 मई 1910 को जब वो ब्रिटेन से आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर पर आरोप था कि जैक्सन की हत्या में जो पिस्टल इस्तेमाल हुआ वह सावरकर ने लंदन से भारत भेजा था। उसके बाद वीर सावरकर जी को लंदन से भारत लेके जाना होता है तो भारत लेके आने के लिए एक एस मौर्य नाम का एक पानी का जहाज होता है, उसमें भारत लाया जाता है। उसी दौरान जब जहाज फ्रांस के निकट मार्से बंदरगाह पर इंटर होता है तो सावरकर जहाज के सीवर लाइन से बीच समंदर में कूद जाते हैं। दोस्तों, उनकी जीवनी में बताया जाता है कि जब उनको भारत लेकर जाने का प्लान था तभी से इन्होंने भागने का प्लान बना लिया। इसके लिए इन्होंने वज़न भी कम कर लिया और बताते हैं जहाज़ में आने से पहले इन्होंने जो नाइट गाउन डाल रखा था वो भी जानबूझ के ही डाला था इन्होंने कि जब ये शौचालय के लिए गए तो उसके शीशे लगे हुए थे जिससे अंग्रेज़ अपराधी पर नज़र रख सकें। उन्होंने गाउन उतारा और शीशों पे रख दिया और खुद समंदर में कूद गए। फिर समंदर में कूदकर ये मार्से बंदरगाह से फ्रांस भागना चाहते थे। इनको लगता था कि जो फ्रांस का कानून है वो इनको ब्रिटेन के कानून से बचा सकता है, लेकिन इनको भागते हुए ऊपर जहाज़ के सुरक्षाकर्मी देख लेते हैं और इन पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। जब फायरिंग करते हैं तो कुछ इनको चोट भी लगती है जिससे इन खून बहने लगता है। जब ये समंदर किनारे पहुंचकर जब फ्रांस की ओर भागने लगते हैं तो वहाँ पर इनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी थोड़ी सी देर की आज़ादी वापस से गिरफ्त में बदल जाती है और इनके भागने की कोशिश नाकाम हो जाती है। इसके बाद इन्हें भारत लाया जाता है। वहाँ इन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। अब तक के विश्व इतिहास में ये दोस्तों पहली बार ही था कि एक शख्स को 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई हो। वहाँ से उन्हें काला पानी की सज़ा के लिए सेलुलर जेल भेज दिया जाता है जो कि अंडमान निकोबार में है। तो दोस्तों, ये थी वीर क्रांतिकारी सावरकर की एक हीरो की सेलुलर जेल तक जाने की कहानी। यहाँ से आगे के वीडियो पार्ट 2 में जानेंगे इतिहासकारों द्वारा वीर सावरकर को विलन बताने की आगे की कहानी, जहाँ से शुरुआत होता है इन पर सवालिया निशान और इनके विवादास्पद जिंदगी का सफ़र। तो इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का और आप सभी का धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने का। धन्यवाद।